अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ये मेरे कज़न की शादी थी, तो मैं उसकी शादी पे गया हुआ था 3 दिन के लिए। तो मैंने सोचा चलें आपको भी थोड़ा सा इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि दोस्तों के साथ ही तो रौनकें होती हैं। लेकिन 3 ही दोस्त हैं मेरे ऑफिस वाले ही जो मेरे साथ ही थे। तो मैंने कहा चलें क्यों ना थोड़ी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। ये मेहंदी वाला दिन था हमारा। लाइटें हमने लगाई हुई थी, तो लाइटों के साथ मैं वीडियो जो बना रहा हूँ। ये ग्राउंड है, छोटा सा ग्राउंड बनाया हुआ है, और साथ इसके गेट है। गेट के साथ जनरेटर है, और जनरेटर के साथ पीछे क्यारी है। तो चलो आप ये लाइटें एंजॉय करें, फिर आगे नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या हमने किया। यूट्यूब पे छोड़ देंगे। और यार ये तेल भी पाया हुआ। हम मेहंदी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमने बनाई थी हलवा पूड़ी, और साथ बनाए थे हमने भटूरे, और साथ बनाए थे हमने कुलचे। ये कुलचे हमने बनाए थे किस्म के थे। इसमें हमने वाला अलहदा बनाया था, कलवंजी वाला अलहदा था, और धनिया वाला हमने अलहदा बनाया था कुलचा। उसके साथ हमने रखी हुई थी चने के साथ हलवा था, साथ हमने वो आप लगाए थे, और साथ कोल्ड ड्रिंक थी। यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। गरम गरम ताज़े ताज़े भटूरे खाने का तो क्या ही मज़ा है। आप लोग भी खाते होंगे संडे वाले दिन, आपको पता होगा कितना ज़्यादा मज़ा आता है इन भटूरों का। और जब फिर साथ इनके गरम गरम नान लग रहे हों, और साथ ही गरम गरम कबाब बन रहे हों, और फिर आप जब सामने अपने को आप साफ सुथरे बनते देखो, खाने को तो बहुत ही दिल करता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहंदी बहुत ही एहसन तरीके से गुजरी, और सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। खासकर मेरे दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हम रात को कोई 12-12:30 बजे फारिग हो गए थे। उसके बाद हम आपने अपने घर से लेके ताकि बारात शरीफ जाने के लिए तैयारी की जा सके। देखिए इसमें हमने अचार वाला भी शामिल किया था कुछ, लेकिन चावल ज़्यादा खाए नहीं क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये देखें, ये है वो हाल जिसमें हमारी बारात जानी थी। ये हाल है रेलवे नोट के बाद का। नाम अब मेरे जहन से निकल गया, क्योंकि काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। शायद मेरा नाम भी मैंने देखा हो इसमें कौन सा। तो जब इसमें हम बारात हमारी आई, तो इसमें भी काफ़ी हद तक खाना था, क्योंकि आपको तो पता है कि इसमें हुकूमत की तरफ से 1 डिश अलावा है। तो इसमें हमने ज़्यादातर चिकन, और साथ नान थे, बिरयानी थी, कोल्ड ड्रिंक थी, और साथ था कच्चे। और ये तो थी बारात वाला रोटीन में थी। और जब हम वलीमे पे गए थे, तो उसमें हमने जो दिया था उसमें सेम चीज़ें वही थी, लेकिन वो जो कस्टर्ड की जगह हमने फिनी दी थी। और अल्लाह ताला के फजल से और सबकी दुआ से शादी और मेहंदी और बारात बहुत ही आसान तरीके से गुजरी है। कोई किसी किस्म का कोई नुकसान या कोई बदबूई नहीं हुई। बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र है। तो ये आप लोग भी शादी में शरीक हो गए हैं, तो अपनी शादी हो गई है, तो किसी भी आप दुआ जरूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे कज़न को और जो उनके साथ जिसकी शरीक हयात है उसको लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा खुश रखे। ये जब बारात आई तो कम लोग थे, इसलिए मैंने फिर वीडियो कम ही बनाई, क्योंकि इसमें यह था कि जो औरतें थी वो अलहदा नहीं बताई थी। पर्दे का बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था हमने। वीडियो बनाई क्लास में बहुत ज़्यादा कि क्लास बारात आ गई थी, हम जब आ गए थे और सब चीज़ हमने ये बनाई थी। और अब मैं हो सकता है कि इंतज़ार कर रहे हो कहानियों का भी, तो मैं अब आपको एक कहानी भी सुनाता हूँ। इसके बाद फिर मिलते
जाते हैं कहानी में। तो चलें फिर शुरू करते हैं कहानी, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और इंजॉय करते हैं। तो आज मैं कहानी लेके आया, उसका नाम है एक पल फैसले का। ये मैंने इंतखाब किया है कहानी का। पुप्पा जान फ़ोन है आपका। मैं ईशा की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी तो शर्मीन मोबाइल उठाकर मेरे पास आई। मैंने मुस्कुराते हुए फ़ोन इसके हाथ से थाम लिया। जानती थी कि आदिल का फ़ोन होगा। जी तो मम्मा, फिर आखिरी फैसला कर लिया आपने? आदिल ने इस्लाम दुआ के बाद पहला सवाल। नहीं मेरी जान, समझ में नहीं आ रहा कि क्या फैसला करूं। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। कभी एक पर दिल आता है तो कभी दूसरे पर। मैंने बेचारगी से कहा। दूसरी तरफ आदिल का बेसाख्ता कहता हाय गॉड मम्मा, मैं जानता था कि आपका यही जवाब होगा। पूरा महीना हो गया है आपको यहाँ आए और आज भी आपका वही जवाब है जो पहले रोज था। आदिल हंस रहा था। मैं भी मुस्कुरा दी। कमाल मम्मा, एक जरा सा फैसला नहीं हो पा रहा आपसे। आप कहें तो मैं आ जाऊं, फैसला करने में आपकी मदद कर दूंगा। देखा कि मैं शर्त लगाती हूँ कि अगर तुम भी आ गए तो मेरी तरह तुम भी टकरा जाओगे। मेरी दोनों भतीजियाँ एक से बढ़कर एक हैं। कभी कभी तो शिद्दत से ख्वाहिश होती है कि अल्लाह एक बेटा देता तो दोनों को बहू बना देती। मेरे दिल में प्यार अगर फैसला करना इतना ही मुश्किल है मामा तो टास्क कर लें। कुरानदाजी के लिए पर्चियाँ डाल दें, लेकिन फॉर गॉड उसने कहा पड़ी। इस मामले को जल्दी से निपटा कर वापस मैं और अबू आपके बगैर मस्जिद नहीं रह सकते। अबू का तो बुरा हाल है। सुबह मेरे हाथ का नाश्ता खाते हैं और फिर सारा दिन पेट में दर्द रहती है। पता नहीं क्यों मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि नाश्ता सेक पाऊँ, लेकिन जो मामा या माँ नाश्ता बना सकती है मैं तो नहीं बना सकता। असल गुस्सा इन्हें जब आता है जब रात को अपने हाथ का पकड़ खाना पड़ता है। रात को अबू बनाते हैं तो ज़्यादा गुस्सा आता है कि सारा दिन मैं काम पे रहता हूँ और रात को आखिरी खाना मुझे ही पकाना पड़ता है। तो कल कह रहे थे कि अपनी माँ से कह दो या तो वो जल्दी से बहू पसंद करके वापस आ जाए, वरना मुझे तुम्हारे लिए दूसरी उम्मा का आदर शरारत से कह रहा था। मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन मैं जानती थी कि बाकी दोनों बाप बेटे बर्दाश्त की हद हो चुकी है। दोनों बहुत दिन हो गए थे मुझे उनके गए। दोनों बगैर रहने के आदि न थे और सच्ची बात तो ये थी कि मैं भी दोनों के बगैर ज़रूर में नहीं रह सकता। पाकिस्तान का चक्कर तो मैं साल 2 साल बाद लगा ही रहती थी, लेकिन ये विकट हफ्ता 10 दिन तक ही महदूद रहता था। अलबत्ता इस बार मामला दूसरा था। इस दफ़ा पाकिस्तान आने का मकसद महज मेल मुलाकात या सैर सपाटा नहीं था, बल्कि बहू का इंतखाब करना था। बहू के इंतखाब करने में भी काफ़ी हद तक मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि जब अपने कज़न की बहू का इंतखाब करने के लिए हम गए तो जो मेरे मामू हैं उन्होंने कोशिश यही की थी कि अव्वल तो पहले तो तस्वीर देख ली जाए, अगर लड़की पसंद आती है तो फिर उनके घर जाया जाए। बेचा लोगों के घर जाकर लड़कियों को देखना, उनके घर से खाना खाना, दाम करवाना और बाद में मौसम समूह बना देना कि आपकी लड़की थोड़ी नहीं है जी, पढ़ी लिखी नहीं है, मोटी है, कद छोटा है या बड़ी है। तो इस तरह से लड़की वालों का भी दिल टूटता हो, खासतौर पर लड़की का भी दिल टूटता हो। वो यही दुआ करती है कि अल्लाह ताला मुझे को नेक पैदा कर। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि पहले आप तस्वीर को देख लें। अगर आपको लड़की पसंद आती है उसकी तालीम से फ़ोन पर आप बात कर लें, उसके बाद उनके घर जाएँ। चलें फिर कहानी को दोबारा आते हैं। जी हाँ, बहू की तलाश नहीं बल्कि बहू का इंतखाब भी मेरा सबसे बड़ा मसला बना हुआ था। देखिए इसने भी वही कहा जो मैंने आपको बताया। नरमीन और जरमीन दोनों मेरी भतीजियाँ हैं। मेरा आदिल
4 साल का था जब भाईजान के यहाँ नरमीन और शर्मीन की पैदाइश हुई। जुमा गुड़ियों को देखकर मेरे दिल में पहला ख्याल यही आया था कि आदिल की दुल्हन उनमें से एक को बनाऊंगी। हो जाता है ना कि जब सबसे पहले तो फूफियों में रिश्ता देखा जाता है, फिर चाचियों में देखा जाता है, उसके बाद आती है बारी कज़नों की, उसके बाद बारी आती है बाहर देखने की। तो अगर तो फूफियों में पसंद आ जाए तो पहले ने बूढ़ा, अगर फूफियों में पसंद आए तो फिर चाची में पसंद आए, चाचे में पसंद ना आए तो फिर बाहर तो पसंद आ ही जाता है ना। शादी तो करनी पड़ती है, जो मर्जी आप कर लें, शादी के बगैर गुजारा नहीं होता। जैसे ये बता रहा है कि बेचारे उसके अब्बू को रात को भी खाना बनाना पड़ता था और दिन को उसको बनाना पड़ता था, दोनों ही बेचारे पके हुए थे कि कब मामा आएंगे हमें खाना बना के देंगे, हम खाएंगे। हमारा भी यही हालत है, सुबह उठते हैं, चलो जी उठो जी नाश्ता बना दें, नाश्ता बन गया होता है, कपड़े इस्त्री कर दिए होते हैं, उसके बाद क्या होता जी जल्दी से नहा के कपड़े पहने, चलो जी रोटी खाई। उसके बाद क्या करना जी, बच्चों छोड़ने दादा भी छोड़ आएंगे जी, मैंने नहीं जाना छोड़ने, मुझे देर हो गई। साथ रोटी पैक की, सुबह नाश्ता किया, सीधा चलते थे गाड़ी स्टार्ट की ऑफिस में जाके करना जी, कंप्यूटर ऑन किया, देखा हाँ भी क्या प्रोफाइल है, क्या सिस्टम है, सारा कुछ वो चेक किया। सुबह गप्पे शप्पे मारी, चाय दोपहर की थी, शाम को फिर घर आए तो फिर बीवी को पढ़ो, हाँ भाई क्या बनाया आज आलू गोभी बनाई, मैंने नहीं खानी आलू गोभी बना रही थी यार, तो कोई और सब्जी नज़र नहीं आती तो फिर आप बीवी का हिसाब तो फिर आप ला दे जो आपको पसंद होती है। और उसके बाद क्या करना भी, वो बेचारी सारा दिन काम करती रहती है, शाम को आकर भी काम करना पड़ता है उसको। फिर वो खाना खाने के बाद हमने हमारा क्या काम, हमारा टीवी देख लिया, लैपटॉप देख लिया, और उसके बाद चलो जी नवाज तो फिर वही है। लेकिन उससे कोई नहीं पूछता कि भैया आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, आपकी कुछ ज़रूरतें हैं कि नहीं हैं। वो कहते हैं ना जितना ज़्यादा बीवी को कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ उससे इज्जत चाहिए, तो जितनी ज़्यादा आप इज्जत देंगे वो कभी भी आपकी बेवफाई नहीं करेगी। चलें अब दोबारा कहानी की तरफ आते हैं। चंद साल बाद किस्मत पाकिस्तान से इंग्लैंड ले गई। यहाँ आदिल अब्बू का बिजनेस चल निकला। फिर आदिल की तालीम शुरू हो गई। मेरा तो हर दूसरे तीसरे साल पाकिस्तान का चक्कर लग जाता था। अलबत्ता दोनों बाप बेटे का आना कम ही होता था, और अब तो आदिल तालीम मुकम्मल करने के बाद माशाल्लाह बेरोज़गार हो चुका था। हर माँ की तरह मेरे दिल में बेटे के सर पर चेहरा जाने की ख्वाहिश बेदार हो रही थी। आदिल ने फैसला करके मुझे दे दिया था। वैसे ये ज़्यादातर जो होता है ये कहानियों में होता है कि जो लड़के होते हैं वो अपनी माओ को शादी का काफ़ी होता है। जैसे ये होता है जैसे मेरी शादी होनी थी तो मैंने तो अम्मी को दादी को कहा था भाई आप तो मेरी नज़र में कोई नहीं है। उसके बाद तो यही होता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में देखिए लड़कियों को और लड़कों को खासतौर पर लड़कों को भी ये नहीं लड़कियों को भी इसमें शुक्र कर जाती है कि वही होता है कोर्ट मैरिज होती है। कोर्ट मैरिज होती है जब पता चलता है लड़कों वालों को कि लड़की आई कोर्ट मैरिज करने, वो फिर आ जाते हैं हवा बोल देते हैं लड़की भी बताए, फिर लड़के की भी बताई फिर क्या था भी लड़का लड़की या दोनों में से एक बहुत हो जाता है या उनमें से कोई एक गुजर जाता है। तो इससे बेहतर यही है कि अगर आपने इंसान की शादी करनी है तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करें। अपनी अम्मी से बात नहीं कर सकते, अपनी बहन भाई से बात करें। अगर उनसे बात नहीं कर सकते अपने दोस्त से बात करें, दोस्त से कहें कि मुझे ये लड़की पसंद है तो आप मेरी अम्मी से बात करें। हो जाता है मसला। माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरा नहीं करते, तो बेहतर यही है कि अपने माँ बाप की इज्जत तस्वीर करने से बेहतर ये है कि शादी कर लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप साथ में मैंने शादी नहीं करनी। लेकिन आजकल का जो ज़माना है इसमें ना पसंद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा जो कज़न है उसको एक लड़की दिखाई से भी पसंद आ गई और मुझे भी एक ही लड़की दिखाई थी मैंने भी पसंद आ गई। तो आजकल तो यार जो ड्रामे और फिल्में हैं इसमें तो आजकल यही हो रहा है जी, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। तो इसे जितना बचा जाए उतना ही बेहतर है। चलें फिर दोबारा कहानी की तरफ आते हैं। मैं कहता हूँ ये ना हो कि आप कहानी सुन के बोर हो जाए, बीच में थोड़ा सा बोलना भी चाहिए। जैसे सुबह फिल्म रेडियो में होता है, चले जी आज किसने कॉल की, आज इसने कॉल की, हाँ भाई क्या आज खाया, आज हमने ये खाया, कब सुबह क्या खाओगे ये खाएंगे।
चलो अच्छा जी, चलो फिर नेक्स्ट सॉन्ग सुनते हैं। कभी वो गाना शुरू करें, उसके बाद फिर टॉपिक शुरू करें, दूसरा टॉपिक शुरू होगा। तो आज का टॉपिक है वो यही है कि अफ्रीका का मतलब वही होता है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। चलें फिर दोबारा खाने की तरफ आते हैं। आधे में फैसले शहर मुझे दे दिया था एक आज़ाद माशरे में रहने के बावजूद, जिसकी शख्सियत को वहाँ के लोगों के साथ में अलग करी। अब ये था कि वो बाहर रहता था, वो बाहर का माहौल तो आपको पता ही कैसा होता है। बस टूटी हुई शख्सियत का मालिक था मेरा बेटा। मैं बहू भी ऐसी ही लाना चाह रही थी, लेकिन पूरा महीना भाईजान के यहाँ गुजारने के बाद भी मैं ये फैसला ना कर पाई कि जादिल के लिए शर्मीन का साथ गरम नतीजे का या नरमीन का। अब दोनों जो लड़कियाँ थी उन दोनों के अंदर वो बेचारी की माँ फंस गई है। अब लड़का एक है, लड़कियाँ दो। अब तो समझ नहीं आ रही कि वो किसके साथ शादी करें। एक महीना से गुजर गया हुआ है। देखते हैं कहानी में क्या होता है, क्योंकि मैंने भी मेरी ये पढ़ी थी तो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप भी सुनने क्या बनता है इनका, फिर जो बनेगा फिर देखते हैं कैसे आएंगे थोड़ी सी चलें कि दोनों की शक्ल और आदत में बहुत फर्क था। ज़मीन का रंग रूप बेमिसाल था तो नरमीन के पीछे नया तो अपनी तरफ जहाँ शर्मीन अपने दराज का तो दिलचस्प रबे की वजह से नुमाया नजर आती है, वहाँ नरमीन अपने का हिस्सा सियासी की बालों की वजह से नजरअंदाज ना की जा सकती। अब ये देखें दोनों की तारीफ़ें कर रही हैं, लेकिन इसे पता नहीं चल रहा कि मैंने शादी किसके साथ करनी है। नरमीन हंसमुख तबीयत की मालिक थी, जबकि शर्मीन संजीदा मिजाज रखती थी। दोनों तालीम याफ्ता थी, पहनने ओढ़ने का अच्छा ज़ौक़ रखती थी, नमाज रोज़े की पाबंद थी और आजकल की लड़कियों के बरक्स अच्छा खासा दीनी शौर रखती थी। ऐसे में अगर मेरे लिए इंतखाब मुश्किल हो गया था तो ये कोई बुरी बात ना थी। आदिल कह रहा था कि जल्द अज जल्द फैसला करके वापस आएँ। अब आदिल की बहुत ज़्यादा उससे पड़ी हुई थी कि जल्दी से फैसला करके वापस आएँ, क्योंकि हमसे अब रोटी नहीं पकती थी। या तो बहू लेके आए या अबू नहीं मामा लेके आने लगे। वैसे कैसी धमकियाँ लगती हैं यार माओ को, मुझे तो समझ नहीं आते। माएँ बेचारे फिर वापस आ जाती हैं, भी धमकी लग रही है ना, सीरियस ही हो जाए। फूफा चाय, मैं नहीं सोचे में गर्क थी कि नरमीन चाय ले आई। शुक्रिया बेटा, चाय की वाकई बहुत तलब हो रही थी। मैंने प्यार से कहते हुए कप थाम लिया। एक लम्हे को दिल ही दिल में नरमीन के नंबर शर्मीन से बढ़ गए। आपकी आदत पापा से बहुत मिलती है, वो भी रात को चाय पिए बगैर नहीं सोते, लेकिन मैं और शर्मीन तो कभी भूले से भी रात को चाय पी लें तो सारी रात करवटें बदलते गुजरती है। हाँ, ये तो वाकई बात है कि कुछ लोग होते हैं जिनको रात को नींद आ रही हो तो वो चाय पीते हैं तो उनकी नींद उड़ जाती है, लेकिन मेरे साथ उल्टा ही होता है। अगर मैं चाय पी लूँ तो मुझे नींद आती है और कॉफ़ी पी लूँ तो उससे ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसने हंसते हुए बताया, बहुत मज़ेदार चाय बनी है बेटा। चाय बनाना भी एक फ़न है, कोई कोई ही माहिर होता है। मैंने चाय का शिप लेते हुए खुले दिल से तारीफ़ की। चाय का शिप का मतलब होता है चाय का घूंट। थैंक यू फूफो। वैसे चाय मैंने नहीं शर्मी ने बनाई है, इसी को याद था कि आप खाने के बाद चाय लेती हैं। खाने के बाद बहुत ज़्यादा चाय मैं भी बहुत ज़्यादा पीता हूँ। चाय खाने के बाद मज़ा ही चाय का खाने के बाद आता है, पहले तो मज़ा ही नहीं आता। वो पापा के कमरे में चाय देने गई और मैं आपके पास आ गई। इसने तारीफ वसूल करने के बजाय हंसते हुए बताया, और मैं जो किसी फैसले पर पहुंचना ही चाह रही थी दोबारा उलझन का शिकार हो गई। देखा कितना मुश्किल है यार ये फ़ैसला करना। शुक्र है भाई हमारी तो शादी हो गई हुई, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बेबी भी अच्छी खासी मिल गई। सुबह का आगाज़ आम दिनों की तरह ही हुआ था। भाईजान के ऑफिस जाने के बाद नरमीन और शर्मीन घर का काम समेट रही थी। भाभी को बुखार हो रहा था, वो नाश्ते करने के बाद दोबारा कमरे में जाकर लेट गई। मैं फारिग थी तो लॉन्च में बैठकर अखबार पर नज़रें दौड़ाने लगी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। शर्मीन ने फ़ोन रिसीव किया। ठीक है अंकल, मैं बुलाती हूँ आसमा बाजी को, आप होल्ड करें या दोबारा फ़ोन करेंगे? शर्मीन ने पूछा। फिर अच्छा जी कह कर रिसीवर
रख दिया। नरमीन ज़रा ऊपर जाकर आसमा बाजी को बुला लो, 5 मिनट बाद अंकल का फ़ोन आएगा। शर्मीन ने ऊंची आवाज़ में नरमीन को पुकारा और फिर दोबारा रेस्टिंग में मसरूफ़ होकर वो सफाई कर रही थी। ऊपर वाला पोर्शन कब से किराए पे दे रखा है? मैंने शर्मीन को मुखातिब किया। 2 साल हो गए हैं पुप्पो। अम्मी तो इसके हक़ में ना थी, लेकिन एजाज अंकल दोस्त हैं अब्बू के, उन्होंने बहुत इसरार किया। दरअसल आसमा बाजी से अंकल की दूसरी शादी है, पहली बीवी तो फौत हो चुकी, बेटे शादीशुदा हैं। अंकल की अपनी कोठी डिफेंस में है। पहले तो आसमा बाजी भी 4-6 माह इसी कोठी में रही, लेकिन बेटे इतनी यंग सी अम्मी से कंप्रोमाइज़ ना कर सके। फिर अंकल ने अब्बू से कहा कि हमारा ऊपर वाला पोर्शन किराए पर ले लें। दरअसल वो चाह रहे थे कि किसी फैमिली का साथ मिल जाए। शर्मीन अपने मखसूस धीमे लहजे में मुझे सारी तफसील सुना रही थी। इतने बाहर से नरमीन और इसके पीछे आसमा आती दिखाई थी। मैं और शर्मीन दोनों ही खामोश हो गए। आसमा मुझे सलाम करके चुपचाप एक सोफे बैठकर फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। आप खुद फ़ोन कर लें आसमा बाजी। 5-7 मिनट तक भी जब बेल ना बजी तो नरमीन ने मशवरा दिया, 2-4 मिनट और देख लेती हूँ। वो घड़ी पर नज़र डालकर हल्का सा मुस्कुराई, तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। आसमा ने रिसीवर उठाया तो नरमीन और शर्मीन दोनों बाहर की तरफ चलेंगी ताकि वो आपस में बात जो करनी है वो कर लें। मियाँ बीवी की आपस की गुफ्तगू होती है, इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि हम बाहर जाती हैं। मुझे भी मियाँ बीवी गुफ्तगू के दौरान बैठना मुनासिब मालूम ना हुआ। नरमीन किचन में थी, सो मैं भी इसके पास किचन में चली गई। ज़रा देर बाद आसमा फ़ोन सुनकर बाहर निकली। खड़े खड़े किचन में भी झांका। आए आसमा बाजी, बैठे, मैं चाय बनाती हूँ, नरमीन ने इखलाकन पूछा। नहीं नरमीन, ऊपर सारा काम बिखरा पड़ा है, मैं चलती हूँ और कभी आप भी ऊपर आए ना हमारी तरफ। इसने नरमीन को जवाब देकर मुझे मुखातिब किया। आऊँगी, मैंने भी मुस्कुरा कर कहा। वो नरमीन से 1-2 रस्मी बातें करने के बाद चली गई। अच्छी खूबसूरत लड़की है। इसके जाने के बाद नरमीन से मुखातिब हुई। हाँ, बहुत गुड लकिंग है आसमा बाजी। ऊपर फ़ोन का कनेक्शन नहीं है क्या? मुझे अचानक ख्याल आया तो पूछ बैठी। जवाब में नरमीन ने में गर्दन हिला दी। तो तुम्हारे अंकल मोबाइल फ़ोन ले दें, बीवी को बेचारी को अच्छी खासी जहमत होती है, वक्त बेवक्त फ़ोन सुनने नीचे आना पड़ता है। बाज़ाहिर तो अच्छी खाती पीती फैमिली लगती है। मेरे जहन में आसमा का सरापा था। दोनों हाथों में भर भर कर सोने की चूड़ियाँ पहनी हुई थीं। आसमा चूँकि वो नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए तो उसने हाथों में चूड़ियाँ पहननी थी और क्या पहनना था, सोने की पहनी हुई थी या दूसरी पहनी हुई थी, लेकिन वो उसने पहनी हुई थी चूड़ियाँ, खूबसूरत लग रही थी। मैंने तो नहीं देखा, ये कहानी बता रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं पुप्पो, इनकी मर्ज़ी। अच्छा ये बताएं कि आज क्या पकाया जाए? पापा तो कह कहते कि कढ़ी चावल बना लेना। आपको तो पसंद है ना? इसने पूछा। पसंद नहीं, बहुत पसंद है। हम बहन भाइयों की तमाम पसंद नापसंद बिल्कुल एक जैसी है बेटा जी। बल्कि कढ़ी तो मेरे आदिल को भी बहुत पसंद है। मुझे आदिल याद आया तो वहाँ का जिक्र छेड़ दिया। नरमीन किचन के काम निपटाते हुए दिलचस्पी से मुझे सुनती रही। भाईजान और भाभी अभी घर से निकले थे। भाईजान के किसी दोस्त के यहाँ दावत थी। बहुत इसरार से दावत देकर बुलाया है एहसान साहब की बीवी ने। अच्छे लोग हैं। मेरा अपना अंदाज़ा है कि नरमीन शर्मीन की तरफ झुकाव हो रहा है इन लोगों का। अभी वाज़ह बात तो नहीं की, वैसे MBA किया हुआ है लड़के ने। अब ये देखें जी, ये वही हो गया जो होता है जैसे फिल्मों और ड्रामों में सीन एकदम से चेंज हो जाता है, वॉइस चेंज हो गया। अब तो कहानी में सस्पेंस आना शुरू हो गया। पढ़ने का भी मज़ा आ रहा है, हो सकता है आपको सुनने का भी मज़ा आ रहा हो। आशा भाभी ने सरसरी से अंदाज़ में मुझे बताया था, मगर मेरे कान खड़े हो गए। वैसे तो मैंने भी अभी आदिल के लिए कोई इंदिया नहीं दिया था।
इंडिया का मतलब होता है कभी अदल के लिए कोई प्रपोज नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे जो बात भी करनी थी जल्दी करनी थी। क्या हुआ पप्पू, आप इतनी खामोश क्यों बैठी हैं? शर्मीन ने मुझे काफ़ी देर से खामोश बैठा देकर सवाल किया। कुछ नहीं जान, ज़रा सर में दर्द हो रहा है। आप बैठे पप्पू, मैं सर दबाती हूँ। वो फ़ौरन खड़ी हुई। अरे नहीं बेटा, इतना दर्द नहीं है। मैं हंस पड़ी। मालिश कर दूं सर में? अम्मी भी अक्सर करवाती हैं, आराम आ जाता है। मैं इसने दूसरी तजवीज़ पेश की। तुम्हारी अम्मी बेटों की माँ है, बेटियों की माँ है ना, इसीलिए मज़े हैं। हमने तो ऐसी कोई आदत डाली ही नहीं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। वो भी हंसते हुए चली गई। थोड़ी देर बाद चाय के कप के साथ पैन केक लेकर आई। कितनी जिम्मेदार बेटी है, उसने कहा, चाय का कप इसके हाथ से लेते हुए। इसके लिए मेरे दिल से दुआ निकली थी। नरमीन, मैं अभी ज़रा चाय का कप पकड़ते हुए इसने दिल ही दिल में दोनों का मुआवजा किया। नरमीन कुछ फासले पर बैठी थी और दोनों को मैच कर रही थी। आसमा, इतने में आसमा अंदर दाखिल हुई। एक फ़ोन करना है शर्मीन, एजाज कह गए थे जल्दी आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आए। आज डॉक्टर की तरफ जाना था हमें, इसने तफसील से बताया। कल ने बाजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? शर्मीन ने कहा तो वो नंबर मिलाने लगी। शायद मोबाइल ऑफ है इनका। काफ़ी कोशिश के बाद मायूसी से उठ गई। बेचारी आसमा बाजी अभी तक अपने किए किसी सज़ा भुगत रही थी। इसके जाने के बाद शर्मीन ने तअस्सुफ से कहा, 3 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन अंकल अभी तक बहुत सख्ती करते हैं। ना कहीं आने जाने की शादी है, ना घर वालों से फ़ोन पर रब्ता करने की सहूलत, मोबाइल तक लेकर नहीं दिया। तब आसमा को पता था कि इतनी सख्ती होगी, तो उसने क्यों शादी की भाई? शर्मीन मुझसे मुखातिब थी, करीब कराने से ताल्लुक़ होगा। मैंने क्या सराई की? मेरा अपना ख्याल था कि ऐसी बेजोड़ शादियां जो होती हैं वो गुर्बत की वजह से होती हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे वाक़यात आम देखने को मिलते थे। अधेड़ उम्र के मर्द और छोटी उम्र की लड़की बंधन तो बन जाता है, लेकिन मर्द औरत की कम उम्र या खूबसूरती की वजह से शक में मुब्तला रहता है। अपना यही ख्याल मैंने शर्मीन से भी बयान कर डाला। अरे नहीं फुफ्फो, बहुत वेल ऑफ फैमिली थी आसमा बाजी की। शर्मीन ने मेरी बात की फ़ौरन तरदीद कर दी। अच्छा, वाकई अपना अंदाज़ गलत साबित होने पर मुझे हैरत हुई। मेरे दोस्त की दूर पड़े की रिश्तेदार है आसमा बाजी। सारी स्टोरी मुझे इसी से पता चली, वरना एजाज अंकल ने तो पापा तक से बात छुपाई थी। शर्मीन की बात से मेरे अंदर अच्छा खासा तजस्सुस पैदा हो गया था। शर्मीन देखो तो सही, मैच कितने दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। नरमीन ने इसका मुखातिब किया, आवाज़ आहिस्ता करो नरमीन, मैं पप्पो से बात करें। शर्मीन ने ज़रा दिलचस्पी ना लेते हुए मुझसे बात जारी रखी। दरअसल आसमा बाजी का एक लड़के से ज़ोरदार अफेयर चल रहा था। देखा, वही बात आ गई ना, लव मैरिज वाली, जो मैं आपसे कह रहा था वही आ गई है। स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है। अब देखते हैं क्या होता है, इसकी सज़ा क्या मिलती है। अफेयर चल रहा था, घर वालों से छुपकर मोहब्बत की पिंगें बढ़ाई इस लड़के के साथ। फिर किसी तरह इनके भाई का पता चल गया। देखा, जब भाई का पता चल जाता है या पापा को पता चल जाता है, और होता क्या है, फिर दमादम मस्त कलंदर होता है। इतने में ही लड़के ने रिश्ता भी भिजवा दिया। तो बहुत अच्छा किया, दहेज लड़का था जिसने रिश्ता भिजवा दिया। वैसे कर लेना चाहिए था यार, उसके साथ शादी अगर दोनों खुश थे, मियाँ बीवी खुश तो क्या करेगा काजी, दोनों राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन इसकी तालीम भी कम थी, बैकग्राउंड भी ख़ास ना था। घर वालों ने रिश्ता कबूल ना किया। यार ये तो गलती की है उन्होंने। चलें, बेस्ट ऑफ लक यार उसके लिए। आसमा बाजी की आंखों पर तो इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। भूख हड़ताल की, रोटी नहीं खाई, लेकिन इनके अब्बू ना माने। फिर एक रात को लड़के के कहने पर जेवर और रुपया लेकर घर से भागे थे। रख साडा हक।
दोनों का ट्रेन के ज़रिए किसी तरह शहर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन लड़का फ्रॉड था। रास्ते में ही जेवर और पैसों का ब्रीफकेस लेकर किसी स्टेशन पर उतर गया। देखा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि माँ बाप जो होते हैं वो औलाद के लिए गलत फ़ैसला नहीं करते। भाई ने उसे रोका, माँ बाप ने रोका, लेकिन उस पे तो इश्क सवार था। ये हमारा कसूर नहीं है, ना ही ये लड़का कसूर है। वो कहते हैं ना कि जैसे दोस्त होते हैं वैसी ही सोबत हो जाती है। अगर आपके दोस्त बुरे होंगे तो आपकी सोबत भी वैसी ही हो जाएगी। और कुछ जो पाकिस्तान और इंडियन के ड्रामे हैं उनको तो अल्लाह माफ़ी करे, उसमें होता ही यही है। मेरे पास तुम हो, आपने देखा होगा इसमें क्या हुआ था, वही नतीजा इसमें भी है। चलें फिर कहानी की तरफ आते हैं। शायद रिश्ते से इनकार पर इसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। बहरहाल अगले दिन आसमाबाजी लटी पुटी हालत में घर वापस आके घर वालों ने तो मामला दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जहाँ बार में कहानी मशहूर हो चुकी थी। ये कहाँ रुकती हैं यार कहानी है। लड़की घर से भाग जाए तो माँ बाप के लिए बहुत ही जिल्लत होती है, ख़ास तौर पर माँ के लिए। और बाप तो बेचारा वैसे सर उठाने के काबिल नहीं रहता, और भाई तो क्या ही कहें, उनकी क्या ही बात है। ऐसे में कौन कबूल करता। इन्हें एजाज़ अंकल इनके अब्बू के जानने वालों में से थे। उन्होंने ख़ुद को निकाह के लिए पेश कर दिया। शादी तो कर ली अंकल ने, लेकिन शक अभी तक करते हैं। शर्मीन ने बहुत वजाहत से मुझे पस मंज़र से कहा, क्या देखा उसकी शादी हो गई, लेकिन जिससे शादी हुई वो अभी भी शक करता है कि कहीं ये फिर ना भाग जाए। इसलिए तो कहते हैं बेटा कि लड़कियों की इज़्ज़त ज़्यादा नाजुक होती है। पता नहीं क्या था यार, ज़रा सा गलत फैसला और जज्बात ज़िंदगी भर का रोग बन जाते हैं। मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, सारी कहानी सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। तो अफसोस ही होना था और क्या होना था यार, जब ये कुछ करना तो उसकी सज़ा तो भी भुगतनी पड़ती है ना। उफ़ नहीं, वो आप ही कर लेना। वो झिझक कर 2 कदम पीछे हट गई। मम्मा, इससे कहीं मंगेतर समझ कर ना सही कज़न समझ कर ही बात कर लें। आदत तक शायद इसकी आवाज़ पहुंच गई थी जब ही मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेटा ज़्यादा बात ना, सही सलाम दुआ ही कर लो। मैं ज़बरदस्ती इसके हाथ में रिसीवर थमाते हुए कमरे से बाहर चले गई। आज मैं वाकई बहुत खुश थी। कल शाम को ही मैंने नरमिन की उंगली में आदिल के नाम की अंगूठी बनाई थी। ये कहानी कहाँ से कहाँ चलेगी भी। इसका मतलब उसको नरमिन पसंद आ गई, क्योंकि उसकी बातें और जो जज्बात थे और जो उसका खाना पकाने के तरीके थे वो उसे सारे पसंद आ गए थे फूफा जान का। शर्मीन के दूसरे भाईजान के दोस्त के बेटे से ठहरे जाने का इम्कान है। जिस फैसले में कई दिनों से ना पहुंच पा रही थी वो इतना अचानक हो गया कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों इसी फैसले में थे। इस रोज़ भाईजान और भाभी के इंतज़ार में लॉन्च में ही सोफे बैठे बैठे मुझे ऊँग आ गई। नरमीन और शर्मीन नीचे कारपेट पर बैठी कोई मैगज़ीन दे। ये देखो, ये बाजी ने भी ख़रीदा है। शर्मीन ने नरमीन को हाथ किया। हाँ, आसमाबाजी से याद आया कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी पुप्पो को आसमाबाजी का सारा किस्सा बताने की। नरमीन ने धीमे लहजे में शर्मीन को घर का, मैंने इस वक्त भी बहाने से तुम्हारा ध्यान बटाना चाहा, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। नरमीन मुझे सोता जानकर शर्मीन से दीजिए लहजे में मुखातिब थी, लेकिन अपना जिक्र आने पर मेरा शोर बेदार हो गया था। फिर भी मैंने अपनी आंखें मूंदी रखी। फूफो कितनी कुन्नी थी, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही थी। नरमीन शर्मीन ने हैरत से देखा, बात गलत या सही कि नहीं है। शर्मीन, मैं तो ये कह रही थी कि तुमने बिलावजह ही आसमाबाजी के बारे में फूफो को सब कुछ बता डाला, हालांकि ना बताने से कोई भी फ़र्क ना पड़ता था। फूफो कोई गैर थोड़ी है नरमीन, मैंने तो वैसे ही बताया था, और वो सब झूठ था, सच ही तो था। शर्मीन ने वजाहत दी। पता है शर्मीन, नरमीन ने कुछ तो को के बाद लंबा सांस लिया। हाँ कहो, रुक क्यों गई? शर्मीन ने जाना चाहा। मैंने बहुत अरसा पहले कहीं एक बात पढ़ी थी कि इंसान को चाहिए कि वो दूसरों के ऐबों की पर्दापोशी करे। देखा, फूफो को कौन सी बात पसंद आई। फिर अल्लाह ताला इस इंसान के ऐबों को भी अपनी रहमत से ढाँप देता है। इस दिन के बाद मैंने अपना मजमा किया तो नोट किया कि ये आदत तो हम औरतों की फितरत में रच बसी है। ओ, ये औरतों में रच बसी है। देखें, ये खुद ही औरतों के कह रही है, मैं नहीं किसमें कुछ कह रहा, माजरत के साथ। हम बिला वजह दूसरों की टों में लग जाते हैं, इनकी लड़ाई से अजीब खोजते रहते हैं, और अगर किसी के मतलब इत्तेफाक कोई बात पता चल जाए तो इसे खुद
तक महदूद नहीं रखते, बल्कि दासना दूसरों तक ज़रूर पहुँचाते हैं। लड़कों में भी यही हाल है, ये खाली लड़कियों में नहीं है यार। हालांकि इस हरकत से ना तो हमें कोई सवाब होता, ना मुखातिब को कोई फ़ायदा पहुंचता, और ये बात रोज़मर्रा के मामूल का हिस्सा बन गई है। वाकई बात तो यही है यार, जो भी होता है इसमें यही होता है कि एक दूसरे की बात को आगे शेयर करते रहते हैं, हालांकि उसमें ये हो या ना हो उसकी खामियां बयान करते हैं, खूबियां तो बयान ही नहीं करते। और जैसे कहते हैं ना कि एक टीचर ने कहा कि इस ब्लैक वाइट बोर्ड में एक काला सा नुक्ता लगा देता, उसमें पूछता ये क्या, तो वह कहता इसमें एक काला सा डॉट है। तो टीचर कहता है कि तुम्हें ये डॉट नज़र आ गया, लेकिन जो बाकी वाइट बोर्ड है वो नज़र नहीं है। यानी कि तुम्हें इंसान के अंदर एक खामी नज़र आई, लेकिन जो उसके अंदर वो खूबियाँ वो तुम्हें नज़र नहीं आई। चलें खाने की तरफ आते हैं। हम लोग तो ही नहीं देते। नमी बहुत धीमे लहजे में इसे समझा रही थी, मेरा मकसद आसमाबाजी की ऐब जोई तो नहीं था नरमीन, मैं तो बस वैसे ही। शर्मीन ने कुछ बेजार होकर वजाहत दी, मुझे मालूम है शर्मीन का तुम्हारा मकसद आसमाबाजी की ऐब जोई नहीं थी, तो महज बात बढ़ाई की थी, लेकिन मैं तो औरतों की अमूमी आदत डिस्कस कर रही हूँ कि वैसे तो हम औरतें नमाज और रोज़े के मामले में मर्दों से आगे होती हैं, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। वजीफ़ साहब भी खूब दिल लगाकर पढ़ती हैं, यस 100%। हम में खौफ भी ज़रा मर्दों से ज़्यादा होता है, सवाब हासिल करने के मामले में भी हम बहुत एहसास होते हैं, लेकिन हमारा सारा ज़ोर सिर्फ ज़ुबानी और बदनी बातों पर होता है। अगर हम साथ साथ अपने अखलाकी मामूलात में भी सुधार लें तो शायद ज़्यादा अजर सवाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। इसने बहुत प्यारी बात की है। इस कहानी से हमें बहुत ही ज़्यादा सीख मिलती है। आप भी इससे सीख कर लें तो अच्छा, हम भी लेते हैं इससे सीख, आप भी लें तो ज़िंदगी बदल सकती है इससे। लेकिन ये चीज़ें शायद हमारी फितरत का हिस्सा बन चुकी हैं। ग़ीबत, चुगली, ऐब जोई, बुलावाजा बस ज़ाहिर कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इन पर काबू पाया जाए तो माशरे में कितना सुकून हो जाए। नरमीन का लहजा अब भी धीमा ही था, हर वक्त हंसने वाली और नरमीन के मुंह से इतनी संजीदा बातें मुझे हैरत में डाल गई थी। शर्मीन अलबत्ता ठीक ठाक बेजार हो गई थी। पता नहीं यार, मैं तो वैसे ही एक बात की थी, तुमने तो ठीक ठाक लेक्चर दे डाला। इसके लहजे से साफ जाहिर था कि नरमीन की बातें इसके दिल के बजाय सिर्फ कानों तक ही पहुंची थी, जैसे हमारे कानों में पहुंचती होती। ऑफिस में बॉस कहता है, हाँ भाई अरे साहब सॉफ्टवेयर बना दिया, जी सर कितना काम हो गया है सर, थोड़ा सा रह गया, और थोड़ा थोड़ा करते करते यार ये ऑर्डर मिला आपने अभी तक पूरा नहीं किया सर, हो जाएगा बस ये कांसेंसस से कहा था भी एक ऑर्डर मुकम्मल होता नहीं है, दूसरा सर पे चढ़ा होता है, और कंप्यूटर चला चला कर दिमाग ही कंप्यूटर की तरह हिल जाता है, जैसे विंडो दोबारा करनी पड़ती है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ऐसे दिल करता है दिमाग में भी कोई दिमाग दोबारा किया जाए। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कल शॉपिंग पर जाने का प्रोग्राम है ना? मेरा ख्याल है शाम को चलेंगे, ज़रा गर्मी का जोर टूट जाता है। हमारे ऑफिस में तो बहुत गर्मी होती है भाई, ख़ासकर बॉस की, और जब एसी चल जाता तो फिर क्या ही मज़े होते हैं। सबसे पहले जाके मैं ऑफिस बॉय कहते हैं यार पहले एसी चलाओ ताकि कमरा ठंडा हो जाए, उसके बाद आएंगे अंदर जाएंगे, उसके बाद बॉस को पता चलेगा वो गर्मी बहुत छोड़ेगा। इसकी घनाहट का महसूस करके नरमीन ने मौजू ही बदल डाला। वो दोनों कल की जाने वाली ख़रीदारी का डिस्कस कर रही थी, और मैं आंखें बंद किए सोच रही थी कि अब मज़ीद देर करना मुनासिब नहीं। देखो कैसी कुन्नी पुप्पो थी यार ऐसी वैसे पुप्पो होने चाहिए। कैसे फैसला उसने किया कि ये लड़की नहीं जानी चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे आज ही भाईजान अब अभी के सामने दस्त सवाल दराज करना था, यानी कि आज ही उसने कहा पत्ता सुट तो रिश्ता मांगा। शर्मीन की सूरत में मुझे आदर के लिए खूबसूरत बीवी और अपने लिए सलीका मंद बहू तो मिल सकती थी, लेकिन मुझे अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की बेहतरी तरबियत के लिए एक बेहतरीन माँ भी चाहिए थी। देख लें इसने कैसा फ़ैसला किया यार, ग्रेट है ये तो पुप्पो। माँ जो नस्लों की अमीन होती है, ऐसी माँ जो अखलाकियात के असूलों को किताबी तरीके से रटे रटाए अंदाज में अगली नस्ल तक मुंतकिल ना करे, बल्कि इन्हें खुद पर लागू करके ना सिर्फ अपने बच्चों
बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बने। और मुझे यकीन है कि मेरी नरमी न सिर्फ अच्छी बहू और अच्छी बीवी साबित होगी बल्कि एक बेहतरीन माँ भी होगी। फ़ैसला करने में मुझे एक पल लगा था। आपका क्या ख्याल है कि इससे अच्छा फ़ैसला कुछ हो सकता है? इसने हमसे पूछा। जी हम क्या कह सकते हैं जी, आप बेहतर जानती हैं। आपने अपने बेटे के लिए बहू ढूंढनी थी, आपने ढूंढ ली। आप ये कहानी अब आपने सुनी है तो क्यों ना अब आपके लिए थोड़े से टोटके भी पेश कर दिए जाए ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए। चले भी शुरू करते हैं टोटके। चलें जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि कहानी के बाद थोड़े से टोटके भी ले आते हैं, तो इसमें मैं आज जो टोटका का इंतखाब किया वो है घरेलू टोटके। सबसे पहले सब्जियों के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। जब हम सब्जियां उबालते हैं तो इसका पानी ज़ाया कर देते हैं। इससे नुकसान क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। जब आप सब्जियां उबालें तो इस पानी को ज़ाया ना करें बल्कि इस गर्म पानी को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें सब्जियों का विटामिन्स भी शामिल होंगे और सालन में गर्म पानी शामिल करने से इसको पकने में कम वक्त लगेगा। इस तरह ईंधन की भी बचत होगी। देख लें जी, आपके ईंधन की बचत भी कर दी और विटामिन आपको भी बना दिए हैं मैंने कितने ज़रा। अब यखनी बनाने का जो सही तरीका वो भी मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, शायद किसी को ना पता हो या पता हो। यखनी बनाने के लिए जब गोश्त और पानी को चूल्हे पर रखें तो आग आहिस्ता रखें। इसमें यह होता है कि हम बहुत तेज़ आग कर देते हैं, फटाफट उबाला आ जाता है, गोश्त गलता नहीं है और पानी सूख जाता है। सूप को उबाला नहीं चाहिए। देखा उसने भी यही कहा कि इसको उबलना नहीं चाहिए। सूप को उबलना नहीं चाहिए। हल्की आंच पर पकाने से ऊपर कम से कम जाग बनेगी और यखनी भी उम्दा बनेगी। अब चूँकि मछलियों का सीज़न आ रहा है और इसमें हम लोगों ने मछली तो बहुत खानी है इंशाल्लाह ताला। अब मछली के लिए भी आपको बता देते हैं कि जब मछली बर्तन में डालते हैं, जब पकाते हैं या हाथों पे मलते हैं या जब हम धोते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बू आना शुरू हो जाती है, बर्तनों में से भी और उसमें खानों में भी। इसलिए हमने क्या करना है, बर्तन से मछली की बू को ख़त्म करना हो तो इसमें चाय की पत्ती डालकर पानी मिला दें। चाय की पत्ती का आपको पता है जो चाय में डालते हैं, और 10 मिनट के बाद बर्तन धो लें, मछली की बू ख़त्म हो जाएगी। या नींबू का छिलका भी इस बू को ख़त्म कर देता है। ये नींबू वाला छिलका तो मैंने आजमाया हुआ है, ये तो बाकी ख़त्म कर देता। चमकदार दांतों के लिए, वाह जी वाह, ये दांतों के लिए भी आप पेश करता हूँ आपके लिए। दांतों को चमकदार बनाने के लिए 2 से 3 अंजीर लेकर तवे पर जला लें और जब अंजीर अच्छी तरह जल कर स्याह हो जाए तो तवे पर से उतार कर पीस लें। यह सफ़ूफ दांतों पर अच्छी तरह लगने दांत साफ़ हो जाएंगे। लेकिन इसको आपने सुबह इस्तेमाल करना है और दोपहर को इस्तेमाल नहीं करना, रात को भी इस्तेमाल नहीं करना। एक दिन के बाद एक दिन करना है, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपके जो दांत हैं उसमें थोड़ी सी कड़कड़ाहट भी पैदा होती है। नमकीन पानी को मीठा करने के लिए कुएं या बोरिंग का पानी अक्सर नमकीन और भारी होता है। इसको हल्का करने के लिए एक बाल्टी पानी में 1 चाय का चम्मच बोरिक पाउडर और सिरका मिला दें। यह पानी आसानी से नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गांव में वैसे होता है। अब जो बैंगन आते हैं, जिसे हम आमतौर पर अपनी ज़बान बताऊँ कहते हैं, बताऊँ काटने के दौरान अंगूठे हाथों पर जामनी सा रंग चढ़ जाता है। ये वैसे मेरी वाइफ के हाथों में भी चढ़ जाता है जब वो बताऊँ पकाती है। इस रंग को साफ़ करने के लिए हाथों को नमक मिला कर धोया जाए तो साफ़ हो जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा बताया, मैं इससे कह दूँगा भैया अपना नमक मल कर धोया जाए हाथों को तो साफ़ हो जाएंगे। अब कर लेते हैं बर्तनों की चिकनाई के लिए। बर्तनों की चिकनाई दूर करने के लिए बर्तन धोने के बाद इन बर्तनों पर थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर छिड़कते हैं। इसके बाद सादे पानी से धो लें। यूँ इन पर जमी हुई चिकनाई आसानी से धुल जाएगी। आपने शादियों पर भी देखा होगा कि जो वेटर होते हैं वो जब बर्तन धोते हैं टब में पानी इकट्ठा करके उस बर्तन डाल देते हैं, उसमें सर्फ डाल के वो धोते हैं, जिससे उसके प्लेटों के पास चिकनाई भी ख़त्म हो जाती है और बर्तन भी चमक जाते हैं। गंदी बोतलों को साफ़ करने के लिए, बोतलों से गंदगी दूर करने के लिए सिरका और नमक बोतलों में डालकर हिलाएं, आसानी से गंदगी दूर हो जाएगी। शीशे के बर्तनों में चमक लाने के लिए भी यही करें, इससे भी उसमें चमक आ जाएगी।
अब होता ये है कि जब गिलास हम आपस में शीशे के रखते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जब उतारा जाता है तो उस गिलास में एक ना आधा गिलास टूट जाता है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, शीशे के गिलासों को जुड़ने से बचाने के लिए इनके दरमियान कागज़ रख दें करें। गिलास जुड़ने से महफूज रहेंगे, क्योंकि कागज़ रखने से इनमें नमी नहीं आएगी और गिलास आपस में जुड़ेंगे नहीं। चाय के दाग, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, मुझे भी खासकर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफिस में के पेंट के ऊपर चाय गिर गई थी यार, इसका भी ये साफ़ करेंगे। वाइफ से कहूँगा भाई ये टोटका इस्तेमाल करो, इससे चाय का दाग उतर जाएगा। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर फ़ौरन टर्कम पाउडर का आपको पता है, जो पित्त मार पाउडर होता है, वह छिड़क दें। चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। मच्छरों से निजात के लिए गैस स्टोव पर चंद एक कोयले रखकर लगा लें। गैस स्टोव पर पता क्या होता है, गैस स्टोव चूल्हे पर इनको मिट्टी के प्याले में रखकर ऊपर से हरड़, कलमंजी, अजवाइन छिड़क कर धोने दें। यानी कि आपने हरड़ ये भी पंसारी से मिलेगा, कलमंजी ये तो आम दुकान से मिल जाएगी, अजवाइन भी आम दुकान से मिल जाएगी। इसको ऑप्शन करेंगे तो कोयला चढ़ रहा होगा तो इससे धुआं निकलेगा। कील ठोकने से, दीवार पर कील ठोकने से पहले कील ठोकने की जगह मुतवाज़ी अंदाज में मार्क्स टेप लगा दें और इस पर कील ठोंके तो दीवार का वास्टर नहीं खड़ेगा। पौधों की शायद अभी इसका तो ज़रूरी नहीं। तंग जूता, ये तंग जूते के लिए तो बहुत ही मुफीद है। कब स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों ने काफ़ी देर से शूज़ नहीं पहने थे, उनके पाँव में फंसते हैं जूते। बाज़ का जूता पड़े पड़े तंग हो जाता है। फललीन के कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ें और जूते के अंदर ठोंस दें। कपड़े की गर्मी की वजह से जूता फैल जाएगा और इसकी तंगी दूर हो जाएगी। और फललीन का कूड़ा पता नहीं कहाँ से मिलेगा, आप ही करना, मैं तो नहीं करता। फ्रिज में फफूंदी, अगर फ्रिज में फफूंदी लग गई हो तो सफ़ेद सिरके में बेकिंग पाउडर मिलाकर फ्रिज की सफाई करें, ये तो बहुत अच्छा है। सूखी पालिश सूख जाने की सूरत में इसमें थोड़ा सा पेट्रोल मिला लें तो पॉलिश नरम हो जाएगी और इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। चलें जी, ये तो होगी थी बर्तनों के लिए टोटके। अब मैं आपको बताता हूँ होंठों के लिए। ये तो बहुत ही, होंठों के बारे में आपने तो सुना होगा, होंठों को शायद कभी गुलाब की पंखुड़ियाँ ऐसे तस्वीर देता तो कभी जाम, हालांकि होता कुछ नहीं है, अभी बकवास की। तो गुलाब इतने खूबसूरत होते हैं, पत्तियाँ भी इतनी खूबसूरत होती है। वैसे तो होंठ नहीं ना हो सकते, आपको पता है होंठ फटे होते हैं, जब सुर्खी लगाई जाए फिर पता चलता है कि बाकी ये होंठ है। आप दरअसल होंठ का जिस्म का वो हिस्सा जहाँ चिकनाई पैदा करने वाले का दूध ना होने की बिना पर जिल्द बहुत खुश्क होकर फटने लगती है। जैसे मैंने आपको कहा था होंठ फटे होते हैं। अब इसका मैं बताता हूँ कि जब होंठ फट जाते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए, इनकी हिफाजत कैसे की जा सकती है। पहले तो बताते हैं ना कि होंठ फटते कैसे हैं, फिर होंठ काटने और होंठों पर बार ज़ुबान फेरने की आदत होंठों की चिकनाई को ख़त्म करने की बायस बनती है। यानी कि जब हम होंठ खुश्क हो जाते हैं तो उसमें ज़ुबान फेरते हैं। जब ज़ुबान फेरते हैं तो होंठों की चिकनाई और ज़्यादा ख़त्म हो जाती है और इसमें फटने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा तेज़ धूप से जिल्द के साथ होंठ भी मुतासिर होते हैं। विटामिन बी, आयरन और ग़िज़ा में इसकी कमी से होंठ खुश्क होकर फटना शुरू हो जाते हैं। जो विटामिन बी, आयरन और ग़िज़ाएँ हैं, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताई हुई हैं आपको, आप उनमें से देख सकते हैं। दूसरा जो है, खुश्क मौसम वाले इलाकों में रहने वालों के होंठ भी नमी की कमी का शिकार होकर फटने लगते हैं। मर्दों में तंबाकू नोशी के बायस होंठों का कुदरती तेल ख़त्म होने से होंठ फटते हैं। सिगरेट पीने से मैं तो नहीं पीता, अल्लाह का शुक्र है। होंठों की मुनासिब देखभाल बेहद ज़रूरी है। फटे हुए होंठ शख्सियत का पूरा तासीर ख़राब कर देते हैं। होंठों को खुश्की से बचाने के लिए ख़ास तवज्जो दरकार होती है। ग़िज़ा में विटामिन ए और बी वाफिर मिकदार में शामिल होनी चाहिए। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लब बाम और स्लेज इस्तेमाल करने चाहिए। एलोवेरा और विटामिन से भरपूर हो। सन ब्लॉक वाले लिप का बाम अच्छा जी। होंठों का नाम गुलाबी बनाने के लिए चंद टोटके मैं अब आपके सामने पेश करता हूँ। होंठों के किनारे अगर काले पड़ जाएं तो 4 हिस्से नारियल का तेल और 1 हिस्सा नींबू मिलाकर बाकायदगी से होंठों पर लगाएं। इससे होंठ नरम गुलाबी हो जाएंगे। यानी कि 4 हिस्से आपने नारियल का तेल लेना है, 3
चमचे या 4 चमचे आपने नारियल का तेल और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर इसको अपने होंठों पे लगाना है। इससे होंठ आपके नरम और गुलाबी हो जाएंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि शहद में चीनी मिलाकर होंठों पर मलें। अब आप कहेंगे शहद भी मीठा और चीनी भी मीठी। और 5 मिनट बाद धो लें। होंठों की खुश दाबी डोडेगी। शहद में बहुत ज़्यादा विटामिन और बहुत ज़्यादा ताकत होती है, आपको तो पता ही है। 1 चम्मच मलाई पता क्या होती है? जो दूध के ऊपर होती है, जिसे हम लोग आम ज़ुबान में मलाई कहते हैं। 1 चम्मच मलाई में 2 कतरे ग्लिसरीन आपने सुना होगा, जब बच्चों को कब्ज़ हो जाती है तो उनको 1 चम्मच ग्लिसरीन पिलाते हैं, कब्ज़ खुल जाती है। होती है, आप मुस्कुरा रहे होंगे। अच्छा जी, क्या था? 1 चम्मच मलाई और 2 कतरे ग्लिसरीन। सुन लिया आप लोगों ने, चम्मच और कतरे हैं। ये ना हो कि 1 चम्मच मलाई और 1 चम्मच ग्लिसरीन डाल दें और फिर आपको पता हो क्या होता है। फिर से दोहराता हूँ, 1 चम्मच मलाई और 2 कतरे ग्लिसरीन होंठों पर लगाने से होंठ तरोताज़ा चमकदार हो जाते हैं। 1 चम्मच जैतून के तेल में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर होंठों पर लगाने से भी होंठ बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। और पके हुए पपीते का गूदा होंठों में मलने से होंठों के मुर्दा खुलियात ख़त्म होते हैं और में कुदरती नमी चमक आ जाती है। पका पपीता आपने देखा होगा, इसको आपने जब आप खाते हैं तो उससे होंठों से भी कोशिश किया करें कि होंठ भी उसके साथ लगे। हमेशा अच्छी उम्दा मेयार की लिपस्टिक इस्तेमाल करें। ये तो लड़कियों वाला आ गया भाई। लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर थोड़ा सा पाउडर या फाउंडेशन लगा लें, फिर लिपस्टिक। अब ये मुझे तो पता नहीं फाउंडेशन होता है क्या, आप लोगों को पता होगा, आप बेहतर जानती हैं। फिर लिपस्टिक से आउटलाइन बनाकर लिपस्टिक लगाएं और स्टिच से साफ कर दें। एक कोट, यार ये तो लिपस्टिक का बता रहा है, इसमें हमारा तो कोई नहीं है भाई। लिपस्टिक तो हमने लगानी नहीं है, और जिन्हें लगानी है उन्हें पता होता है कि उन्होंने कैसे लगानी है। चले, ये तो थी कुछ मुफीद बातें और कुछ मुफीद कहानियाँ जो मैं आपके लिए लेके आया था। इसमें हंसी मजाक भी हो गया और कुछ समझने वाली जो बातें थी वो भी हमने समझी। लड़कियों के जो मसाइल थे रिश्ता करने वाले, वो मैंने बयान किए हैं। कुछ अपने कज़न की शादी की वीडियो बयान की है, कुछ टोटके आपको बता दिए हैं। तो ये मैंने कोशिश की थी कि कम से कम एक वीडियो लंबी सी बना दूं, क्योंकि 3 मिनट की वीडियो 2 मिनट की वीडियो देख देख के आप लोग थक गए होंगे। तो कहानियाँ भी काफ़ी देर हो गई थी, मैंने सुनाई नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने कहानी जमा कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है, इसे थोड़ा थोड़ा जोड़ के मैंने ये कहानी बनाई थी। लेकिन इसमें जो कहानी है वो असल थी, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी रद्द बदल की है। दूसरा, कोशिश यही करनी चाहिए, ख़ासकर जो बेटियां होती हैं या बहनें होती हैं, वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि हर तरफ शैतान है। शैतान बहुत कोशिश करता है कि इंसान को ना अपने रास्ते पे लेकर चले, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जब भी कोई फ़ैसला करने लगे तो सबसे पहले अपने माँ बाप का आपके ज़हन में ख्याल आना चाहिए कि उन्होंने कितनी धूप में मेहनत की है, कितनी सख्तियाँ झेली हैं और आपको बड़ा किया। आप मेरी मिसाल ही ले लें या अपने अब्बू की मिसाल ले लें कि सुबह उठते हैं बेचारे, नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं काम पे, शाम को आते हैं, नाश्ता करते हैं और सो जाते हैं। किसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं? आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर हमने ही नहीं उनकी इज़्ज़त करनी तो इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? ख़ासकर जो बाप होते हैं उन्हें अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और बेटियाँ भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन जब ये गंदी नस्लें मिल जाती हैं ना इनके साथ, तो फिर जो बेटियां होती हैं ना, वो फिर किसी का लिहाज नहीं रखती। इसलिए आप लोगों को चाहिए, जिनकी बेटियां या बेटे हैं, अल्लाह ताला सबको नेक रखे, सीधे रास्ते पे चलाएं और कोशिश करें कि इनके ऊपर नज़र रखें, इनके दोस्तों के ऊपर नज़र रखें कि इनका मेल जोल किन दोस्तों के साथ है, किस तरीके से वो बैठ उठते हैं, स्कूल में इनकी फ्रेंड्स कौन सी हैं, मोबाइल पे ये किन से बातें करते हैं। क्योंकि अगर आप शुरू से ही कंट्रोल करेंगे तो ये सही रहेंगे। अगर आपने कहा कि अभी तो ये छोटे हैं, अभी इन्होंने बड़े होना है,
खुद ब खुद इन्हें समझ आ जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी भी बेटी है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की भी बेटियां होंगी, तो मैं तो अपनी बेटियों के लिए हर नमाज में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ने इनके नेक नसीब करना। तो आप लोग भी अपनी बेटियों के लिए हर नमाज में दुआ करें। नसीबों की सिर्फ बात होती है, अल्लाह ताला सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे और सब बेटियों को, बहनों को, माओं को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, शैतानों से दूर रखे। मुझे भी दुआओं में याद रखना और अपना भी और अपने घर वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और उनका भी ख्याल रखना जो आपका ख्याल रखते हैं। चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। मैं तो भूल ही गया था, मैं कहानी भी आप लोगों को सुना दी हैं, नसीहतें भी कर रही हैं और लेक्चर भी दे दिया, लेकिन एक चीज़ तो रह गई। अब आखिर में थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाना चाहिए, तो मैं कुछ लतीफ़े आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जो लतीफ़ा वो बीवी पर ही है। तो जो तो आदमी सुन रहे हैं या बीवियाँ सुन रहे हैं तो उनसे माजरत। बीवी, चलो जानू मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढो। बीवी अब कह रही है, चलो जानू मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढो। अगर ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग करने चलेंगे। शोहर, अगर ना ढूंढ सका तो बीवी ऐसा मत कहो ना, मैं दरवाजे के पीछे ही तो छुपी होंगी। यार कितनी तेज़ बीवी है यार, ऐसी बीवी वैसे होनी चाहिए, है ना। अब दूसरा लतीफ़ा तालिब इल्म ने जवाब दिया। उर्दू के टीचर ने कहा, बताओ ये कौन सा ज़माना है। मैं नाच रहा हूँ, तुम नाच रहे हो, हम सब नाच रहे हैं। तालिब इल्म ने जवाब दिया, नाचने का ज़माना, यानी ये तुम भी नाच रहे हम भी नाच रहे, इसका मतलब है ये ज़माना ही नाचने वाला है। लोकल बस में एक आदमी पूरे सफ़र में अपनी बीवी को पकड़ कर बैठा हुआ था। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जो भी लतीफ़े होते हैं सारे बीवियों को ही बने होते हैं यार। इतने लोग बीवियों से तंग हैं तो फिर शादी क्यों करते हैं। चलें छोड़ें, ये तो खैर लतीफ़े हैं ना, कोई सीरियस बात नहीं है, दिल पे कोई ना रहे, ठीक है। लोकल बस में एक आदमी पूरे सफ़र में अपनी बीवी को पकड़ कर बैठा हुआ था। किसी ने पूछा, बीवी को क्यों पकड़ा हुआ है। आदमी गुस्सा होकर बोला, बेवकूफ़, ऊपर देखो क्या लिखा है, अपने कीमती सामान की खुद हिफाजत करें। मुझको लगता है यार को बीवी ना ले जाए मेरी, कैसे बेवकूफ़ लतीफ़े बनाते हैं यार। अच्छा जी, एक और लतीफ़ा था यार, इधर किधर गया, नज़र नहीं आ रहा मुझे सफ़े में से। एक सरदार जहाज़ में लाहौर से बहावलपुर जा रहा था। जब जहाज़ बहावलपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो सरदार ज़ोर से चिल्लाने लगा, बहावलपुर आया, बहावलपुर आया, बल्ले बल्ले एयर होस्टर सरप्राइज़। एयर होस्टर बोली, सर प्लीज़ आप ऐसे ना चलाएं, बहावलपुर आया, क्योंकि जो पायलट है वो बहावलपुर का, ये ना हो जहाज़ को छोड़ के बस की सीट, बस के कनेक्टर की तरह छलांग लगा दे। यार क्या क्या लतीफ़े की समझ रही, किसी की समझ ही नहीं आती। चलें जी, आप लड़कियों के ऊपर भी एक लतीफ़ा है, ये वैसे मेरा फेवरेट लतीफ़ा, आप लोगों का भी बन जाएगा। शादी की तरकीब में जिन आ गया, शादी की रौनकें हो रही थी, उसमें जिन आ गया। जिन को देखते लड़कियों की चीखें निकल गईं। एक बाबा जी ने लड़कियों को वुज़ू करने को कहा। लड़कियां वुज़ू करके आई तो जिन की चीखें निकल गई। और क्या बात है भाई। एक डॉक्टर ने एक शख्स को बिल भेजा जिस पर दर्ज था, आज इस बिल को 1 साल हो गया है। इस शख्स ने बिल पर यह इबारत लिखकर वापस कर दिया, सालगिरह मुबारक हो। शोहर, जान सोचा कॉल कर लो, तुम मुझे याद कर रही होगी। बीवी, और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो क्या थी। शोहर, ऑफिस मुँह गर्दा नंबर मिल गया। यानी कि इसमें ये हुआ, शोहर, जान सुनो सोचा कॉल करो। शोहर ने किसी और को फ़ोन करना था, घर में हो गया। शोहर ने कहा, जान सोचा कॉल कर लो, तुम मुझे याद कर रही होगी। बीवी, और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो क्या थी। शोहर, ओ फिटे मुँह गर्दा नंबर मिल गया। 2 पठान एक हादसे में मर गया। पठानों के बड़े जी फरिश्ता आया,
दोनों से पूछा कौन हो, बोले मुसलमान। एक से पूछा नाम क्या है, बोला इखलास खान। फरिश्ते ने कहा सूरत इखलास सुनाओ। इसने जल्दी से सुना दी और बच गया। फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, वो परेशान हो गया और बोला नाम तो यासीन खान है मगर प्यार से कौसर कौसर कहते हैं। एक और लतीफ़ा पेशे खिदमत है। एक लड़का दूर गांव में एक घर में मेहमान बना। औरत ने कहा बेटा आपको रात में डर लगता है तो चांद के पास सो जाओ। लड़का जी नहीं इधर ही ठीक है। सुबह एक खूबसूरत लड़की इसका नाश्ता लेकर आ गई। लड़का आप कौन? लड़की मैं चांद। और आप कौन शोहर? लड़का मैं गधे का बच्चा। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। चनाचा पायलट ने ऐलान किया तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वज़न कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला ठीक है तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया, बोला दिमाग नस्वार से चलता है बड़ी शलवार से नहीं। उम्मीद है आपको ये लतीफ़े थोड़े से पसंद आए। अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट फैलगी होगी तो ऐसे ही मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें, खुश रहें और आसानियाँ पैदा करें। चले एक जाते जाते एक लतीफ़ा और सुना देते हैं, ये मेरी नज़र से गुजर रहा है। राणे को SMS आया, अगर तुम ज़हीन हो तो मुझे 300 रुपये का बैलेंस भेजोगे और अगर राणे हो तो 200 रुपये का। राणे ने इससे 500 रुपये का बैलेंस भेज कर लिखा 80 राणे भी आते ज़हीन भी। चलें ठीक है जी, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।